न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं बेटे, दे आर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। दे आर नाइट्रोजीनस मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब नाइट्रोजन रखने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किस पे मुश्तमिल होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जिस तरह बेटे मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बना रहे थे। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड, वो पॉलीमर था, पॉलीमराइज होता था और बना रहा था स्टार्च, ग्लाइकोजन। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बना रहे थे, फैटी एसिड्स लिपिड्स बना रहे थे। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोज शुगर। किस पे मुश्तमिल? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेस, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। पेंटोज शुगर होगी, नाइट्रोजीनस बेस होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर मैं रफली इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये हमारी शुगर 5 कार्बन वाली पेंटोज है। इसके कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजीनस बेस अटैच होती है और इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अब इसको देख के आपको 9th का एक टॉपिक याद आ रहा होगा शायद, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। वो भी न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं। अब ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, ये बेटे हो सकती हैं एडिनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन और यूरासिल। ये जौन सी नाइट्रोजीनस बेस आएगी उसी बुनियाद पर इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा। और साथ फॉस्फेट जो हैं वो आपको पता है एटीपी की सूरत में 3 थे, एडीपी की सूरत में 2 थे, एएमपी की सूरत में 1 था। अच्छा जी, अब ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में मिलते हैं और न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। अब ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। 2 तरह के कौन से? ये बना सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए। क्या मतलब? डीएनए। ये आपने आम सुना होगा। दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या? आरएनए। अब ये जो डीएनए है, इट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये किसी भी जिंदा जानदार के अंदर
जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे पता होना चाहिए। दो साइंटिस्ट थे, जे वॉटसन एंड एफ क्रिक। उन्होंने 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पेश किया। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है? उनके मुताबिक डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जिस तरह सीढ़ी के दो साइडें होती हैं, पलड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर स्टेप्स लगे होते हैं ना, तो उन स्टेप्स की जगह यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो आपस में मिलती हैं। ये बायोलॉजी में काफ़ी डिटेल से है। यहाँ पे मैं आपको उतना की बताऊंगा जितना आपकी बुक में है। एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है। इनमें राइबोज शुगर की बैकबोन होती है, पेंटोज शुगर जो है, और दो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं उन पलड़ों को इकट्ठा रखने के लिए। फिर ये कॉइल होती हैं। पहली बात, दे आर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है। दूसरी बात, दे आर कॉइल्ड अराउंड, मुड़े हुए हैं, ट्विस्ट हुआ हुआ है, एंड दे फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से मुराद, टेलीफोन की तार देखी आपने जो हैंडसेट और रिसीवर सेट के साथ होती है, स्प्रिंग सा बना होता है ना। अब वो स्प्रिंग सा, उसको हम हेलिकल फॉर्म कहते हैं। ये डबल हेलिकल है क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों आपस में ट्विस्ट हुए हुए, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है। ये किस लिए होती है? ताकि थोड़ी जगह पर ज़्यादा डीएनए जो है वो समा सके। सेल आम आँख से हमें नज़र नहीं आता। अगर हम ह्यूमन सेल देखना चाहते हैं तो उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मौजूद है। अच्छा जी, अब बेटे हमने कहा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के काम आता है। इसमें ये स्टोरेज की वजह ये नाइट्रोजिनस बेसिस की ख़ास तरतीब होती है। पहली बात तो ये, दे कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाया जीन्स। जीन्स के ज़रिए, जीन्स क्या हैं? ये जो एक न्यूक्लियोटाइड्स का मखसूस कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम प्रॉपर्टी, सम ट्रेट, फॉर सम फिनोटाइप, दैट इज कॉल्ड जीन। मतलब क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनकी एक ख़ास तरतीब होती है नाइट्रोजिनस बेसिस की वजह से। ये ख़ास तरतीब ज़िम्मेदार होती है किसी ख़ास किस्म की प्रोटीन बनने के लिए। तो ये जो ख़ास तरतीब है, ख़ास सेट है न्यूक्लियोटाइड्स का जो किसी प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल होना है, दैट इज़ कॉल्ड जीन्स। इनको हम क्या नाम देंगे? जीन्स का नाम देंगे। ये जीन्स जो हैं इनके ख़ास सीक्वेंस की वजह से है। खुदा ना खास्ता अगर इनके जीन में कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज नहीं आई, सिर्फ थायामीन इधर आ गई और एडिनिन इधर आ गई, तो ये जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। जो इसकी प्रोडक्ट होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगी तो आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस आ गई। हम कहते हैं ना म्यूटेशन होगी, डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हो गई, ये भी एक टर्म है। व्हाट इज म्यूटेशन? एनी चेंज इन द डीएनए। वो डीएनए में चेंज क्या होती है? वो यही आपके जो नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस होता है वो तब्दील हो जाता है, हल्की सी कोई तब्दीली आ जाती है। जिस
प्रोटीन की उसने तैयारी करवानी थी, वो प्रोटीन की तैयारी सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो डिफेक्ट इंसान के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से अब इसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का भी नाम दिया जाता है। ये जो हमारा डीएनए है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। उसकी वजह कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी भी हदायत हैं, जो भी हमारे जिस्म के अंदर खसूसियात आनी है, वो तमाम का ज़िम्मेदार जो है, उस तमाम का स्टोर हाउस जो है, वो हमारा डीएनए होता है। वो हमारा डीएनए होता है। अच्छा, अब इसमें एक डिफरेंस आरएनए की निस्बत। एक बात तो होगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, इसके अंदर ये शुगर जो है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ये कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, पेंटोज मौजूद है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। वो 5 कार्बन वाली शुगर कौन सी है? अब इनके आइसोमर्स भी तो होते हैं ना, ठीक है। वो 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो राइबोज शुगर है। उसका दूसरा नाम क्या है? राइबोज शुगर। जैसे ग्लूकोज को हम हेक्सोजिस भी कहते हैं, ये हेक्सोज है हमारा, लेकिन C6H12O6 को हम ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 फ्रुक्टोज भी है, मतलब उनके हेक्सोजिस के अलहदा से अपने नाम भी हैं। पेंटोज शुगर है, लेकिन कौन सी है? राइबोज है। राइबोज में डीएनए में जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी। उसके एक कार्बन से हाइड्रोक्सल में से एक ऑक्सीजन उतरा हुआ होगा, तो वो डीएनए बना देगी। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी टाइप इसकी, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए है, इसका फॉर्मेशन क्या है? जो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए है, ये अपनी हदायत एक पैगाम के तौर पर भेजता है। मतलब आप कह लो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस में बना, न्यूक्लियोलस से ये हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक खास नाइट्रोजीनस बेसिस का सीक्वेंस मौजूद है। पहली बात, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये बनते कहां से हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। कहां से बन के आए? डीएनए से। और डीएनए बेटे आपका कहां पे मौजूद है? इन द न्यूक्लियस, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहां से ये पैगाम, अब चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, आप फर्ज करो ये पैगाम आ गया इसके ऊपर, ये मैसेंजर आरएनए आ गया एक। अब इसके ऊपर नाइट्रोजीनस बेसिस A C T C, A C T C। अब ये पैगाम आ गया इसके ऊपर। अब इस पैगाम को राइबोसोमल आरएनए पढ़ेगा। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। वो राइबोसोम्स जो हैं बेसिकली उनका काम प्रोटीन की तैयारी पढ़ा था हमने। वो कैसे करते हैं? दे रीड दिस मैसेज और इसको डी कोड करते हैं। रीड एंड डी कोड। डी कोड का मतलब कि जो हदायत कोड की शक्ल में इसको मौजूद है उसका तर्जमा कर देते हैं। फिर ये ऑर्डर करते हैं, हदायत देते हैं टू ट्रांसफर आरएनए। किसको? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो इसके ऊपर हदायत मौजूद हैं उसके मुताबिक इट कोलेक्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड ज्वाइन देम, और उनको जोड़ता है, एंड फॉर्म
पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। अब इस तरह से हमारा डीएनए और आरएनए मिलकर अब वो जो प्रोटीन बनती है वो खसूसियत की शक्ल में जाहिर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेलानिन बननी है। मेलानिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बालों की रंगत, हमारी स्किन की रंगत के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेलानिन जितनी ज़्यादा बनेगी रंग उतना डार्क होता चला जाएगा। बाल काले हैं मेलानिन की वजह से हैं, हमारी स्किन काली है या उसकी डिपेंड करता है कि मेलानिन कितनी बन रही है। इस डीएनए से एक खास सीक्वेंस आएगा मैसेंजर आरएनए की सूरत में। अब मैसेंजर आरएनए पर उस मेलानिन की प्रोडक्शन की अगर सही हदायत मौजूद है, म्यूटेशन नहीं हुई तो ये हमारा राइबोसोमल आरएनए जो है उस पैगाम को पढ़ेगा और डिकोड करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए को ऑर्डर करेगा, ये वो मुतलका अमीनो एसिड ला के इकट्ठा करता चला जाएगा। फिर बाद में ये अमीनो एसिड आपस में लिंक हो गए, जुड़ेंगे, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स फिर आपस में मिलके बड़ी प्रोटीन्स बना लेती हैं। अब मेलानिन की प्रोडक्शन होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई तब्दीली आ गई, जैसे हमने कहा वो म्यूटेशन आती है, तो वो फिर मुतलका प्रोटीन भी ठीक नहीं बनेगी और अपनी खसूसियत का इजहार भी ठीक नहीं कर सकेंगी। इसी तरह ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मसला होता है। इसी तरह जो है हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़ जो है वो सही इंसुलिन ना बनने की वजह से होने वाली बीमारी है। उसमें क्या होता है, इंसुलिन बननी तो है जीन्स के कंट्रोल से, अगर जीन में कोई तब्दीली आ चुकी है तो वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ख़राब होगी तो इट मीन्स हमें डायबिटीज़ की बीमारी होगी। ठीक हो गया।